हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल परीक्षा स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री। इससे पहले हमने एसेंट और मेडिवल हिस्ट्री को पढ़ के ख़त्म कर दिया है। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सब हमने अच्छे से डिस्कस किए। जिस किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखे होंगे हम उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप देख लेना। तो चलिए फ्रेंड, हम इसमें पढ़ेंगे गवर्नर और गवर्नर जनरल और उसके बाद वाइसराय। इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइडेड किया हुआ है लेक्चर को। सबसे पहले पढ़ेंगे हम बंगाल के गवर्नर, फिर रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 में, तो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। फिर 1833 में चार्टर्ड एक्ट आता है, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। और पार्ट 2 में पढ़ेंगे हम वाइसराय, जो 1857 का विद्रोह होता है तो गवर्नर जनरल की पद्धति खत्म कर दी जाती है और वाइसराय की पद्धति शुरू कर दी जाती है। तो चलिए फ्रेंड, इसी के साथ हम शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड, पढ़ने के लिए तो वैसे बहुत है, हम आपको इम्पोर्टेंट पढ़ाएंगे। जितने भी गवर्नर जनरल हैं इम्पोर्टेंट पढ़ाएंगे, बाकी जो बीच में आएंगे हम उनके बारे में थोड़ा बहुत आपको बता देंगे। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट हमें जो पढ़ने हैं वो है रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, वेलेजली, लॉर्ड हेस्टिंग, विलियम बेटिक, मेटकॉफ, लॉर्ड डलहौजी, कैनिंग, ये सभी हमें पढ़ने हैं। और इनको पढ़ने से पहले हम आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं इनके बारे में। बंगाल का गवर्नर 1757 से लेकर 1772 तक, फिर 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है, फिर बंगाल के गवर्नर को बंगाल का ही गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। फिर 1773 से लेकर 1832 तक, फिर 1833 में चार्टर्ड एक्ट आता है। जो बंगाल के गवर्नर जनरल होते हैं इनको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। फिर 1833 से 1857, जो 1857 का विद्रोह होता है तो उसमें गवर्नर जनरल को हटा के वहाँ पर वाइसराय की यानी कि पद आ जाता है। फिर गवर्नर जनरल का पद खत्म हो जाता है और वाइसराय का पद आ जाता है। फिर 1858 से लेके 1946 तक वाइसराय का पद रहता है। इसके बाद फिर जब देश एक बार आज़ाद होता है तो फिर गवर्नर जनरल का पद अपनाते हैं। इसके बाद फिर गवर्नर जनरल पद को हटा दिया जाता है। तो चलिए फ्रेंड, इसी के साथ शुरू करते हैं हम रॉबर्ट क्लाइव से। कहानी शुरू होती है हमारी 1600 ईस्वी से, जब अंग्रेजों ने भारत पर व्यापार करने से उद्देश्य से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। और उस समय दिल्ली पर मुगल बादशाह जहांगीर का शासन रहता है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए जहांगीर से अनुमति मांगते हैं और जहांगीर उनको अनुमति दे देते हैं। और इस तरह अंग्रेज भारत पर व्यापार यानी भारत में व्यापार करना शुरू कर देते हैं। और आगे चलकर 1757 में ब्रिटिश लोगों ने बंगाल पर आक्रमण कर देते हैं। तो इसी को प्लासी का युद्ध कहा गया है। जो 1757 में बंगाल पर ब्रिटिश लोग आक्रमण करते हैं तो इसे ही प्लासी का युद्ध कहा गया है। और यह युद्ध अंग्रेज किसके नेतृत्व में लड़ते हैं? रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में लड़ते हैं। और बंगाल का नवाब उस समय सिराजुद्दौला होता है। और इस तरह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना संचालन करने के लिए बंगाल का पहला गवर्नर जो चुनती है वो होते हैं रॉबर्ट क्लाइव। तो चलिए फ्रेंड्स, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में पढ़ते हैं। इसने अपने शासनकाल के दौरान द्वैध शासन लागू किया था। द्वैध शासन क्या था? शासन व्यवस्था जो थी वो बंगाल के नवाब के हाथों में थी और जो यानी कि पूंजी और सैनिक व्यवस्था थी वो ईस्ट इंडिया के हाथों में थी। इस तरह से रॉबर्ट क्लाइव के समय काल में प्रशासन बंगाल के नवाब के हाथ में था। भू राजस्व और सैनिक जो ये व्यवस्था थी वो सारी की सारी ईस्ट इंडिया की कंपनी के हाथों में थी। द्वैध शासन के लिए अपना भारत देश सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल हम बताते हैं आपको, जैसे कि स्टेट में पुलिस, हर स्टेट की अपनी अपनी पुलिस होती है और राज्य यानी कि फिर केंद्र में यानी कि सेना, जितनी भी हमारी आर्मी, इंडियन आर्मी, ये सारी सेंटर के अंडर आती है और स्टेट के अंदर पुलिस आती है। तो चलिए फ्रेंड, इसी के साथ बताते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद जो आते हैं लॉर्ड वेलेस्टर, कार्टियर, और उसके बाद 1772 में वारेन हेस्टिंग बंगाल के गवर्नर बनते हैं। तो चलिए अब हम बंगाल के गवर्नर अगले जो बने वारेन हेस्टिंग, इनका समयकाल डिस्कस करते हैं। वारेन हेस्टिंग के समय में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। और इसी के समय काल में भारत का सबसे पहला यानी कि जो समाचार पत्र था द बंगाल गजट, इसी के समय काल में प्रकाशन हुआ था। पिट्स इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में आया था, उनकी कमजोरियों को दूर करने के लिए अंग्रेजों के हितों की रक्षा के लिए 1784 में यानी कि ब्रिटिश संसद में एक
पिट्स इंडिया एक्ट पास किया। इसके तहत इंग्लैंड में एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी। वारेन हेस्टिंग को ये एक्ट पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया और वह चले गए, यहाँ से इंग्लैंड चले जाते हैं। और इंग्लैंड जाके जो उनकी ब्रिटिश पार्लियामेंट होती है वो इनके ऊपर महाभियोग चलाती है। पर लेकिन कुछ ही समय बाद इनमें जितने भी इनके ऊपर आरोप लगते हैं सभी आरोपों से इन्हें मुक्त कर दिया जाता है। और इसके बाद जो अगले गवर्नर बनते हैं यानी कि गवर्नर जनरल बनते हैं वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1773 से लेकर 1793 तक इनका कार्यकाल रहा। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है। इन्होंने अपने समय काल में 3 प्रमुख कार्य किए थे, वो थे सिविल सेवा। कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा के अधीन उच्च पदों की नियुक्ति जो कंपनी के द्वारा की जाती थी, अभी जितने भी ऊंचे पद वाले यानी कि हायर ऑफिसर रखे जाएंगे वो सारे के सारे कंपनी के अधीन रखे जाएंगे, यानी कंपनी के द्वारा ही रखे जाते थे। लेकिन उच्च पदों के लिए जो प्रतियोगिता परीक्षा शुरू की वो लॉर्ड डलहौजी ने की थी। प्रतियोगिता परीक्षा जो शुरू की थी वो लॉर्ड डलहौजी ने की थी। और पुलिस व्यवस्था, कॉर्नवालिस ने हर जिले में एक पुलिस थाना बनवाया और कुछ पुलिस कर्मचारियों को वहां पर नियुक्त किया। स्थायी बंदोबस्त, इसमें होता क्या था, 1773 में बंगाल, बिहार और ओडिशा की भूमि पर कर योजना लागू कर दी, जिसके तहत जमींदारों को भू राजस्व का 90% भाग किसे देना होता था, कंपनी को देना होता था और 10% भाग अपने पास रखना होता था। और इस योजना को शुरू किसने किया था, सर जॉन लॉरेंस ने। इस योजना में ऐसा होता था कि सबसे पहले तो होते थे यानी कि यहाँ पे सरकार और बीच में होते थे जमींदार, उसके बाद किसान। इन्होंने क्या किया, बीच से जमींदारों का रोल ही ख़त्म कर दिया और अब जो किसान थे वो डायरेक्ट सरकार को टैक्स देते थे। तो चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपने समय काल में टीपू सुल्तान के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। इसके बाद जो अगले गवर्नर जनरल आते हैं वो थे सर जॉन शोर। इन्हीं के समय में खादरा का युद्ध हुआ था और इन्हीं ने ही यानी कि सर जॉन शोर ने हस्तक्षेप नीति अपनाई थी, हस्तक्षेप नीति अपनाई थी। और इनका कार्यकाल कब से कब रहता है, 1793 से लेकर 1798 के बीच। इसके बाद जो अगले गवर्नर जनरल आते हैं वो थे लॉर्ड वेलेजली। ये अपने आप को बंगाल का शेर मानता था, ये अपने आप को बंगाल का शेर मानता था। और इसके समय में जो प्रमुख हुए कार्य वो थे सहायक संधि प्रणाली, बसीन की संधि, चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध इसी के समय काल में हुआ और इन्होंने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो चलिए फ्रेंड हम बताते हैं आपको सहायक संधि। इसने भारत में फ्रांसीसियों के भय को कम करने के लिए सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत की थी। और इस प्रणाली का उद्देश्य क्या था, ब्रिटिश राज्य का विस्तार करना। जो सहायक संधि प्रणाली इन्होंने शुरू की थी उसका उद्देश्य था ब्रिटिश राज्य का विस्तार करना। सबसे पहले हैदराबाद के शासकों ने इस संधि को स्वीकार किया था। बसीन की संधि, बसीन की संधि अंग्रेज और मराठा पेशवा बाजीराव के बीच में हुई थी। चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में। इसी युद्ध में टीपू सुल्तान मारे जाते हैं, 1799 के युद्ध में ही। अंग्रेजों और हैदर अली उसके पुत्र टीपू सुल्तान के बीच समय में बहुत सारे युद्ध हुए। 32 वर्षों में 1768 से लेकर 1799 में इसके मध्य में 4 युद्ध लड़े गए थे। तो आइए हम आपको युद्ध के बारे में बताते हैं। प्रथम मैसूर युद्ध 1766 से 1769 और इस समय गवर्नर कौन होते हैं, लॉर्ड वालेस। और दूसरा मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के बीच में, इस समय गवर्नर जनरल कौन थे, वारेन हेस्टिंग। और तीसरा मैसूर युद्ध होता है 1790 से 1792 के बीच में, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। और चौथा मैसूर युद्ध होता है 1799 में और किसके समय काल में, लॉर्ड वेलेजली के काल में। और इसी ने प्रेस पर प्रतिबंध लगाया था, किसने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही प्रेस पर प्रतिबंध लगाया था। इसके बाद जो अगले आते हैं वो आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में इसकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि फिर आते हैं 1805 में, फिर उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हो जाती है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर इसके बाद जो अगले गवर्नर जनरल बनते हैं वो थे सर जॉर्ज वालो। 1805 से लेके 1807 तक बेलोर सिपाही विद्रोह इन्हीं के शासनकाल में होता है 1806 में। इसके बाद जो अगले गवर्नर जनरल है वो है लॉर्ड मिंटो, 1807 से लेके 1813 तक।
और इन्हीं के समय काल में होती है श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। इसके बाद जो अगले गवर्नर जनरल आते हैं वो होते हैं लॉर्ड हेस्टिंग, 1813 से लेके 1823 के बीच में। इनके समय काल में मद्रास के गवर्नर थॉमस मुनरो ने उन्हें 1820 में मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू करने के लिए लागू किया था, यानी कि इन्होंने रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी। इसके बाद मुंबई के गवर्नर ने इस व्यवस्था को लागू किया। रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले मद्रास के 12 महल में शुरू हुई थी। कहाँ पर सबसे पहले शुरू होती है रैयतवाड़ी व्यवस्था? मद्रास के 12 महल में शुरू हुई थी। इसके बाद जो अगले गवर्नर जनरल आते हैं वो थे लॉर्ड विलियम बेटिक, 1828 से लेकर 1835 के बीच। इनके समय काल में 1833 में चार्टर्ड एक्ट आता है, जो किसकी कमियों को दूर करता था? रेगुलेटिंग एक्ट, जो 1776 में आया था। इसके तहत बंगाल का गवर्नर अब भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा था। यानी कि 1833 में जो चार्टर्ड एक्ट आते हैं, इसमें पहले बंगाल के गवर्नर जनरल होते हैं। अब इसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और इस तरह विलियम बेटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। और इससे पहले यानी कि आखिरी गवर्नर कौन थे? तो वो थे जिन्होंने रैयतवाड़ी व्यवस्था जिनके समय काल में लागू हुई थी, लॉर्ड हेस्टिंग। और लॉर्ड हेस्टिंग के बाद कौन आए? लॉर्ड विलियम बेटिक। इन्होंने राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर सती प्रथा पर बैन लगा दिया था। इनके समय काल में कोई युद्ध नहीं हुआ। इनके समय काल में हर बुरी चीज़ों के ऊपर बैन लगेगा। और इन्होंने ठगी प्रथा पर भी बैन लगाया। 1835 में इन्होंने कोलकाता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। अंग्रेजों को भारत में उच्च शिक्षा, यानी कि जो अंग्रेजी थी वो उसका भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम किसने बनाया था? वो इसी ने बनाया था, लॉर्ड वेलिस्ली ने। नहरें और सड़कों की सार्वजनिक सुधार किए। फिर इसके बाद जो अगले शासक आते वो थे चार्ल्स मैटकॉफ। इनके समय काल में सिर्फ एक ही घटना घटी थी। वो कौन थी? वो थी इन्होंने जो प्रेस पर प्रतिबंध लगाया हुआ था, इन्होंने उस प्रेस के ऊपर जो प्रतिबंध था उसको हटा दिया था। इनके शासनकाल में सिर्फ यही देखने को मिलता है। और प्रेस पे प्रतिबंध किसने लगाया था? वो लगाया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में लगाया था। ऑकलैंड 1836 से लेकर 1842 तक। एलेनबरो 1842 से 1844 तक। इसी के शासनकाल में दास प्रथा का अंत हुआ था और रविवार की छुट्टी आरंभ हुई थी। रविवार की छुट्टी सबसे पहले कब आरंभ हुई थी? 1843 में। इसके बाद जो अगले गवर्नर बनते हैं वो बनते हैं हार्डिंग्स, 1844 से लेकर 1848 तक। और पहला एंग्लो सिख वॉर भी इसी के समय काल में होता है, इन्हीं के समय काल में होता है। लॉर्ड डलहौजी 1848 से लेकर 1856 तक। लॉर्ड डलहौजी को ही आधुनिक भारत का निर्माता के रूप में जाना जाता है। जो रेल का विकास हुआ वो लॉर्ड डलहौजी के टाइम में ही हुआ। सबसे पहली रेल कब चली थी? सन 1853 में। किसके बीच में? मुंबई से थाने के बीच में चली थी। और कितने किलोमीटर चली थी? ये 35 किलोमीटर चली थी। संचार प्रणाली का विकास और सबसे पहली संचार सेवा इसी यानी कि आगरा और कोलकाता के बीच में शुरू हुई थी। लॉर्ड डलहौजी ने ही संचार प्रणाली का विकास करवाया था। और सबसे पहली संचार प्रणाली किसके बीच में शुरू होती है? आगरा और कोलकाता के बीच में शुरू हुई थी। 1854 में डाक घर अधिनियम पास हुआ था और पहली बार डाक टिकटों का प्रचलन हुआ था। सिविल सेवा के अधीन पदों को नियुक्त कंपनी के द्वारा किया जाता था। पहले तो जो सिविल सेवा के पद थे सबसे पहले वो कंपनी के द्वारा किए जाते थे, पर लेकिन इन्होंने क्या किया? उसके लिए परीक्षा का आयोजन किया। यानी कि जो सिविल सेवा के अधीन पदों की नियुक्ति थी उसके लिए प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत की थी इन्होंने। और सबसे पहले यानी कि जो आईएएस बने थे उस समय में आईसीएस कहते थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। कब बने थे? 1863 में। फिर हड़प की नीति या व्यंग्यवत सिद्धांत, डॉक्टर ऑफ लैप। ये कैसा सिद्धांत था? डलहौजी ने इस नीति को ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करने के उद्देश्य से लागू किया था। इस नीति के अनुसार ऐसा होता था, यानी कि जिस राज्य के उत्तराधिकारी मर गए, उनका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं रहा, तो ब्रिटिश सरकार इन्हीं राज्यों को अपने अधीन मिला लिया करती थी। हड़प की नीति के तहत ब्रिटिश राज्य में विलय होने वाला सबसे पहला राज्य कौन था? वो था सतारा, महाराष्ट्र। जो महाराष्ट्र के सतारा था सबसे पहले ये राज्य था हड़प नीति के तहत।
राज्य में विलय होने वाला, ब्रिटिश राज्य में विलय होने वाला। आगे चलकर जयपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, ये सभी राज्य यानी कि जितने भी राज्य हैं सारे के सारे राज्य इसी यानी कि हड़प नीति के तहत ब्रिटिश राज्य में मिला लिए जाते हैं। इसके बाद जो अगले गवर्नर आते हैं वो होते हैं लॉर्ड कैनिंग, 1856 से लेके 1862। सबसे पहले 1857 का जो विद्रोह होता है वो इन्हीं के समय काल में हुआ था। और इसी विद्रोह के बाद भारत का जो शासन ईस्ट इंडिया कंपनी देखती थी वो अब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया यानी कि जो ब्रिटिश सरकार थी उनके हाथों में चला गया था। और कैनिंग को भारत का पहला वायसराय बनाया गया। और कैनिंग जो है वो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी हैं और भारत के पहले वायसराय। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नियुक्त थे और भारत के आखिरी गवर्नर जनरल थे। हमने अभी आपको बताया था सबसे आखिरी गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और सबसे पहले वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग है। तो चलिए फ्रेंड, हमारा लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं हम अगले पार्ट में जिसमें हम वायसराय को डिस्कस करेंगे 1856 के बाद का इतिहास। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।